कभी सोचा है कि अधिकार का असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब हमेशा से वही था जो आज है? नहीं। तो आज हम अधिकारों की इसी दिलचस्प यात्रा को समझने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे समाज को लगातार बदलता आया है और आज भी बदल रहा है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी को बोलने का अधिकार है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई कुछ भी कह सकता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि सरकार किसी को अपनी बात कहने से रोक नहीं सकती, भले ही वो बात ज्यादातर लोगों को पसंद ना आए। ये एक तरह का वादा है, एक गारंटी कि हर आवाज की अपनी एक जगह है। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये हमें अधिकारों के इतिहास में लेकर जाएगी। हम देखेंगे कि अधिकारों की पहली पीढ़ी क्या थी और वो क्यों इतनी जरूरी थी। फिर दूसरी पीढ़ी ने इस कहानी में क्या नया जोड़ा, और तीसरी पीढ़ी हमारे समाज की जो जटिलताएं हैं उन्हें कैसे सामने लाती है। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आज के जमाने में अधिकारों की लड़ाई किन नए मैदानों पर लड़ी जा रही है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के दौर में। ये वो समय था जब आम लोगों ने राजा रानियों की अनलिमिटेड पावर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, और इसी उथल-पुथल के बीच जन्म हुआ अधिकारों की पहली पीढ़ी का। ये वो अधिकार थे जिन्हें व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को स्टेट की ताकत से बचाने के लिए बनाया गया था। इन अधिकारों को आप एक प्लीज डिस्टर्ब मत करो वाले साइन की तरह सोच सकते हैं। ये सरकार से कहते हैं, देखो, मेरे धर्म में दखल मत दो, मेरी संपत्ति से दूर रहो, और मेरे राजनीतिक विचार क्या हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्हें नेगेटिव राइट्स या नकारात्मक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। अब देखिए, ये अधिकार अकेले काम नहीं करते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, वोट देने के अधिकार का क्या मतलब अगर अपने राजनीतिक विचार रखने की आज़ादी ही ना हो, और संपत्ति का अधिकार भी कमज़ोर है अगर उसे कानूनी सुरक्षा ना मिले। तो ये सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां हर इंसान आज़ादी से जी सके और अपनी किस्मत खुद लिख सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वोट देने का अधिकार उस इंसान के लिए कोई मायने रखता है जो भूखा है? क्या भाषण की आज़ादी उस बच्चे की मदद करती है जिसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही? इन्हीं सवालों के जवाब में अधिकारों की दूसरी पीढ़ी का जन्म हुआ, और इनका मानना था कि सच्ची आज़ादी के लिए सिर्फ राजनीतिक हक काफी नहीं है। और ये एक जबरदस्त बदलाव था। पहली पीढ़ी के अधिकार एक ढाल की तरह थे जो सरकार से बचाते थे, वहीं दूसरी पीढ़ी के अधिकार एक सीढ़ी की तरह हैं जो सरकार की मदद से लोगों को एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाते हैं। मतलब अब बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं, बल्कि सशक्तिकरण की हो रही थी। इन अधिकारों को पॉजिटिव या सकारात्मक अधिकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार से कुछ करने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं, एक्शन लो, स्कूल बनाओ, अस्पताल खोलो, लोगों को काम दो। ये इस सोच पर आधारित हैं कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को अकेला छोड़ देना नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में एक्टिवली मदद करना भी है। अच्छा, तो अब लोगों के पास राजनैतिक और सामाजिक दोनों तरह के अधिकार थे। पर कहानी में एक और मोड़ आता है। एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या ये अधिकार हर किसी के लिए, हर समूह के लिए एक जैसा काम करते हैं, या फिर कुछ ग्रुप्स को अपनी अलग पहचान बचाने के लिए कुछ खास अधिकारों की जरूरत है? बस यहीं से शुरू होती है अधिकारों की तीसरी पीढ़ी की कहानी, जो व्यक्ति से ज्यादा समूह और संस्कृति पर फोकस करती है। बहुसंस्कृतिवाद को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सलाद के कटोरे को इमेजिन करना। देखिए, एक होता है मेल्टिंग पॉट, जहां सब कुछ पिघलकर एक हो जाता है, लेकिन सलाद के कटोरे में हर सब्जी, हर चीज अपनी अलग पहचान बनाए रखती है ना? बहुसंस्कृतिवादी यही कहता है कि एक समाज को सलाद के कटोरे जैसा होना चाहिए, जहां अलग-अलग संस्कृतियों को अपनी खासियत बनाए रखने का पूरा मौका मिले। तो ये खास अधिकार आखिर दिखते कैसे हैं? देखिए, सांस्कृतिक अधिकार का मतलब हो सकता है कि किसी आदिवासी समूह को अपनी भाषा में स्कूल चलाने की इजाज़त मिले। स्वशासन के अधिकार का मतलब हो सकता है कि कोई धार्मिक समुदाय अपने पर्सनल मामलों जैसे शादी, तलाक पर अपने नियम बना सकें। और विशेष प्रतिनिधित्व का मतलब हो सकता है कि संसद में अल्पसंख्यक समूहों के लिए सीटें रिजर्व की जाएं। ये लाइन बड़ी गहरी है ना? जरा सोचिए इसके बारे में। क्या बराबरी का मतलब हमेशा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना है, या कभी-कभी इंसाफ करने के लिए लोगों के साथ अलग तरह से पेश आना जरूरी हो जाता है?
जैसे सिख हेलमेट कानून का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे एक समाज अपनी सांस्कृतिक विविधता को जगह देने के लिए अपने ही नियमों में बदलाव ला सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 21वीं सदी में हम अधिकारों की लड़ाई को नए मोर्चों पर देख रहे हैं। पर्यावरण की तबाही से लेकर डिजिटल दुनिया की चुनौतियों तक नए चैलेंज नए अधिकारों की मांग कर रहे हैं। क्या साफ हवा में सांस लेने का एक अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या आने वाली पीढ़ियों का एक स्वस्थ धरती पर जीने का अधिकार नहीं है? ये अब सिर्फ पर्यावरण के सवाल नहीं रह गए हैं, ये मानवाधिकार के, ह्यूमन राइट्स के सवाल बन रहे हैं। और दुनिया भर में लोग एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अधिकार की मांग कर रहे हैं। और हाँ, लैंगिक समानता की लड़ाई आज भी उतनी ही जरूरी है। पूरी दुनिया में महिलाएं समान वेतन के लिए, संपत्ति में बराबरी के हक के लिए और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने के अधिकार के लिए लड़ रही हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये उन लाखों महिलाओं के व्यक्तिगत संघर्ष हैं जो एक बराबर की दुनिया में जीना चाहती हैं। और आज के दौर में हम बराबरी के लिए एक और बहुत जरूरी आंदोलन देख रहे हैं, LGBT लोगों के अधिकारों के लिए। ये लड़ाई प्यार करने के अधिकार की है, शादी करने के अधिकार की है और बिना किसी डर के अपनी पहचान के साथ जीने के अधिकार की है। ये हर इंसान के लिए सम्मान की मांग है, चाहे उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो। तो जैसा कि हमने देखा, अधिकार एक नदी की तरह हैं। ये हमेशा बहते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं और हमेशा नई जमीन को छूते हैं। एक सम्मानजनक जिंदगी का क्या मतलब है, इसे लेकर हमारी समझ लगातार बढ़ रही है और हमारे अधिकार भी इसी विकास को दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अधिकार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक बहस है, एक संघर्ष है। ये इस बारे में एक चलती फिरती कहानी है कि हम एक समाज के तौर पर कौन हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। और ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, आगे क्या? अधिकारों की अगली पीढ़ी क्या होगी? क्या डिजिटल प्राइवेसी का कोई अधिकार होगा? क्या जानवरों के अधिकार होंगे? क्या पता भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी अधिकार हों। भविष्य खुला है और अधिकारों की ये कहानी अभी लिखी जा रही है।